हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 28 नवंबर 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस की 2026 की अध्यक्षता संभालने वाले भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बने हैं ज्ञानेश कुमार। किस संस्था द्वारा भारत की पहली स्वदेशी पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है? आईआईटी मद्रास। भारत की किस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी द्वारा 2026-27 से ईज ऑफ लिविंग ऑडिट किया जाएगा? कैग। किस देश का परसेवरेंस रोवर द्वारा मंगल ग्रह पर विद्युत गतिविधि की खोज की गई है? अमेरिका। फाइड वर्ल्ड कप 2025 में जीतने वाले खिलाड़ी जोवोखिर सिंडारोव का संबंध किस देश से है? उज्बेकिस्तान। गुवाहाटी में किस देश द्वारा भारत को टेस्ट क्रिकेट में अब तक के सबसे बड़े रन लक्ष्य हराया गया है? तो साउथ अफ्रीका द्वारा। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, देश का पहला ऑर्बिटर रॉकेट विक्रम-1 किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये देश का फर्स्ट जो है ऑर्बिटर रॉकेट है, इसको बनाया गया है स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी, ये एक प्राइवेट कंपनी है। तो देश का पहला ऑर्बिटर रॉकेट विक्रम-1 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है और इसे साल 2026 में इसके जरिए जो है उपग्रहों की लॉन्चिंग की जा सकती है। ये रॉकेट एक बार में 300 केजी वजन तक के उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर सकता है और इस रॉकेट का जो अनावरण किया गया है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। अगर विक्रम-1 की अगर हम फीचर्स देखें तो ये स्काई रूट के द्वारा बनाया गया है और ये भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटर रॉकेट है और इसे 24 घंटे के अंदर लॉन्चिंग संभव है और 300 केजी का जो है ये सैटेलाइट अपने साथ लेके जा सकता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर सकता है। इसे कार्बन फाइबर के टेक्निक से बनाया गया है और 3D प्रिंटेड हाइपरगोलिक इंजन से ये लैस है और इससे पहले जो है स्काई रूट कंपनी है, इसके द्वारा पहले सब ऑर्बिटर रॉकेट भी बनाया गया था जिसका नाम था विक्रम-S। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैक्ट से देखें तो रिवीजन करें तो अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिका में धरती का सबसे पुराना बर्फ खोजा गया है। नासा के द्वारा सुपरसोनिक जेट X-59 का परीक्षण किया गया है। रशिया के वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार 2 ब्लैक होल्स को एक दूसरे की परिक्रमा करते देखा गया है। झारखंड धनबाद के जो है वैज्ञानिक है डॉक्टर तापस चटर्जी के नाम पर जो वाटर माइट का नाम रखा गया है। आईआईटी मद्रास द्वारा स्वदेशी VTOL तकनीक विकसित की गई है। इसरो द्वारा GTU में स्थापित देश का सबसे भारी उपग्रह CMS-03 है। नरेंद्र मोदी जी द्वारा पहले इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया गया। नासा एंड इसरो द्वारा विकसित उपग्रह निसार को ऑपरेशनल घोषित किया गया है। इसरो द्वारा 2030 तक मंगलयान मिशन 2 लॉन्च किया जाएगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष की हवा से भोजन बनाने के लिए होवी-1 नाम की पहल की शुरुआत की गई है। गगनयान मिशन 2027 के लिए गोदरेज एरोस्पेस द्वारा इसरो को पहला ह्यूमन रेटेड L110 विकास इंजन दिया गया है और भारत ने वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 8% होने का लक्ष्य 2030 रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा बहुविवाह निषेध अधिनियम 2025 लागू किया गया है? तो इसका सही आंसर है आसाम गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा किया गया है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ था कि ऐसा बिल लाया जा रहा है और वो अब पारित हो गया है विधानसभा से, तो ये बिल बन गया है। इसके अंतर्गत जो आसाम गवर्नमेंट के द्वारा ये अब अपराध की श्रेणी में आ गया अगर बहुविवाह पॉलीगेमी को अपनाते हैं तो। कुछ अपवादों को छोड़कर इसके लिए जो अधिकतम वर्ष की सजा है वो 10 ईयर है। इसके दायरे में हिंदू मुस्लिम समेत सभी धर्म के लोग आएंगे और इस विधेयक में अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लोगों और छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को इससे बाहर रखा गया है। तो इसके अंदर जो भी लीगल ये जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा अगर विलेज हेडमैन जो है इस तरीके की पॉलीगेमी को अपनाते हैं, उनको 3 साल की सजा है और मौलाना प्रिस्ट को 5 ईयर की सजा है और इसके अंतर्गत अप टू 3 ईयर की जेल की सजा फॉर सेकंड मैरिज।
सेकंड मैरिज के लिए है। और अगर आप इसमें लिप्त पाए जाते हैं तो आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, नो गवर्नमेंट स्कीम मिलेगी, और लोकल इलेक्शन भी आप नहीं लड़ सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड फैक्ट को देखें तो तो आसाम सरकार के द्वारा बहुविवाह पे प्रतिबंध लगाने के लिए बिल को मंजूरी दी गई है। और ट्रेवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो है जोरहाट आसाम में एक शहर है, उसको 2026 में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय गंतव्य बन जाएगा, ऐसा माना गया है। और सिख सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। अरुणाचल प्रदेश में होया प्रजाति की दो दुर्लभ पौधे की खोज की गई थी। और अरुणाचल प्रदेश में जो है भारतीय सेना द्वारा मोनो रेल बनाया गया है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा 77 फीट इसकी ऊंचाई है राम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है गोवा में। आप सोचेंगे उत्तर प्रदेश अयोध्या में, नहीं, लेकिन ये गोवा में अभी किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दक्षिण गोवा जिले के श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ में भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और ये भगवान राम की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी, ठीक है। इसके अलावा वो कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ का भी दौरा करेंगे। तो ये श्री राम की जो प्रतिमा की बात करें तो दुनिया में फर्स्ट नंबर पे इतनी बड़ी प्रतिमा का अनावरण हो रहा है गोवा में। अगर टॉलेस्ट स्टैचू इन वर्ल्ड को देखें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात के केवड़िया जिले में है 182 मीटर है, ये इंडिया में है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे आता है चाइना का स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा। और म्यांमार का लक्यून सेक्का जो है ये आता है। फिर जो है फोर्थ नंबर पर आता है स्टैचू ऑफ बिलीफ जो शिव जी की प्रतिमा से संबंधित है, ये इंडिया में है और ये 107 मीटर लंबा है। और ये फोर्थ नंबर पे आता है। और इंडिया में कौन से स्टेट्स में ये बनाया गया है? तो ये राजस्थान में बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा इस तरीके के अलग अलग स्टैचू बनाए गए हैं जो लंबाई के हिसाब से है, वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की नौसेना के 75th वर्षगांठ में भाग लेने के लिए भारत के INS विक्रम और स्टील्थ फाइटर उदयगिरी पहुंची है? तो अभी जो है श्रीलंका जो है अपनी नौसेना की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, इसके लिए इंडिया से जो है सेना पहुंची है। भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और बहु मिशन स्टील्थ फ्रिगेट उदयगिरी श्रीलंका नौसेना की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लेने के लिए कोलंबो पहुंची है। और ये उदयगिरी जो है, ये जो उदयगिरी जो है स्टील्थ फाइटर जेट, इसको जो है इसी साल 26 अगस्त 2025 को कमीशन किया गया था और ये इसका पहला विदेशी दौरा है, ठीक है। नौसैनिक सहयोग के और जो INS विक्रांत है ये इंडिया का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है। तो भारत और बांग्लादेश के 3 युद्धपोत भी जो है कोलंबो में पहुंचेंगे श्रीलंका नौसेना की 75वीं वर्षगांठ में शामिल होने के लिए। श्रीलंका की अगर लोकेशन देखें तो इंडिया से ये जो है जो पाक स्ट्रेट के माध्यम से इंडिया और श्रीलंका एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अद्दाम ब्रिज है जिसके थ्रू जो है, जिसको हम राम सेतु पुल भी कहते हैं, इसके माध्यम अभी यहाँ पे जो है राम जो है ये रामेश्वरम को जो है जो श्रीलंका का म्यांमार है उससे जोड़ता है, ठीक है। जो श्री राम जी के द्वारा जो समुद्र के अंदर पुल बनाया गया था श्रीलंका तक राम सीता जी को लाने के लिए, तो वो इसका संबंध इसी से है, ठीक है। इसके अलावा जो है श्रीलंका 3 तरफ से जो है ओशन से घिरा हुआ है। एक तरफ इसके आते गल्फ ऑफ मन्नार आता है, एक तरफ इंडियन ओशन आता है और इधर ये बे ऑफ बंगाल से अपनी सीमा साझा करता है। इसके अलावा जो इसकी कोलंबो है, इसकी राजधानी की जो है यहाँ पे लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानजनक तरीके से रिसाइकलिंग करने का वैज्ञानिक मॉडल कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पानीपत हरियाणा में। देश में पहली बार
राष्ट्रीय ध्वजों के सम्मानजनक तरीके से रिसाइक्लिंग करने के लिए विकसित वैज्ञानिक मॉडल शुक्रवार को पानीपत में प्रदर्शित किया जाएगा और इसे बनाया गया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। ये मॉडल नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन द्वारा गीत बनाया गया है। और वैज्ञानिक मॉडल क्या है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको प्रोटोकॉल जो है इंडिया का प्रोटोकॉल के तहत आप राष्ट्रीय ध्वज को ना फाड़ सकते, ना जला सकते, ना फेंक सकते, तो उनको वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस किया जाता है। इसके लिए ध्वज के कपड़ों को जो है की संरचना गरिमा को सुरक्षित रखना और उसके रंग और फाइबर को नियंत्रित तरीके से अलग करना बिना किसी अपमान के आप दूसरे ताकि आप दूसरे जो है उपयोगी टेक्सटाइल प्रोडक्ट बना सकें। ये इसका मुख्य चरण है, मतलब इस तरीके से इसका प्रोसेसिंग रिसाइकलिंग किया जाएगा। जैसे आप देख रहे हो नेशनल फ्लैग है, इससे इस तरीके के प्रोडक्ट बनाए गए अलग। सॉरी। फर्स्ट इन इंडिया देखे तो चंडीगढ़ देश की पहली स्लम फ्री सिटी बनी है। आईआईटी कानपुर 500 स्टार्टअप वाला देश का पहला आईआईटी बना है। देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला जो है बलौद बना है। छत्तीसगढ़ में जो है पहली बार डीजीपी आईजीपी सम्मेलन होने वाला है। पंजाब राज्य में पहली बार विधानसभा का विशेष सत्र राज्य विधानसभा से अलग स्थान पे किया गया है। एनसीईआरटी द्वारा स्वदेशी पे विशेष मॉड्यूल जारी किया गया है। आईआईटी मद्रास द्वारा देश का पहला टीएसडीएल स्थापित किया गया है। मदरसा शिक्षा बोर्ड को 2026 से समाप्त करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। वाटर टैक्सी से जुड़ने वाला देश का पहला एयरपोर्ट नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो है दीपिका पादुकोण को देश की पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया गया है। भावना चौधरी को बीएसएफ की एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। देश का पहला रामायण आधारित वैक्स म्यूजियम अयोध्या में बना है। अदानी और गूगल मिलकर जो है देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेंगे। और भारत का आईजी एयरपोर्ट देश का पहला स्मार्ट एयरपोर्ट बनेगा। ब्रिटिश एम्पायर मेडल से सम्मानित होने वाली पहली कुचिपुड़ी नृत्यांगना और नीमा कुमार बनी है। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला भारतीय राज्य है वो महाराष्ट्र है। और आदिवासी समूह के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग अपनाने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है। केंद्र सरकार द्वारा पहली बार जो है नेशनल हाईवे पे सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है। अरुणाचल प्रदेश में होया प्रजाति के 2 दुर्लभ पौधे पाए गए हैं। और भारत की जो है अनुपमा रामचंद्रन ये पहले खिलाड़ी जिन्होंने IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। पुरुषों को हराकर अपना पहला पेशेवर खिताब जीतने वाली पहली भारतीय गोल्फर बनी है प्रणवी उर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश द्वारा जारी किए गए 100 रुपए के नोटों पर भारत के 3 क्षेत्र को प्रदर्शित किया गया है। तो ये अभी विवादित जो नोट ये छापे गए हैं नेपाल सरकार द्वारा, जिसपे इंडिया की कुछ 3 जगहों को इसमें प्रदर्शित किया गया। ये अभी ये नोट है, ये जो पिक्चर है इसलिए ही विवादों में आया है। तो नेपाल के केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को 100 रुपए के नए नोट जारी किए। इसमें नेपाल का जो विवादित क्षेत्र छापते हुए उसमें कुछ भारतीय क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। इस नए मानचित्र में भारत के काला पानी, लिपू लेक वो लिम्पियाधुरा क्षेत्र को भी दर्शाया गया और भारत ही इसे कृत्रिम विस्तार करार देते हुए अपना विरोध दर्ज किया है। नेपाल की जो सीमा है वो एक तरफ से इंडिया से लगती है और दूसरी तरफ से चाइना के तिब्बत वाले एरिया से लगती है। अगर हम नेपाल की राजधानी देखें तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। हिमालय पर्वत की लोकेशन जो है नेपाल की तरफ भी है, जहाँ पे जो है वर्ल्ड का जो हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल और चाइना बॉर्डर पे स्थित है, जिसको नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे दूसरा जो है माउंटेन पीक अन्नपूर्णा है, जिसकी लोकेशन नेपाल में है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेपाल से जो है नेपाल के हिमालय या चाइना से देखें तो इंडिया की बहुत सारी नदियाँ निकलती, जिसमें एक है नारायणी रिवर, कोसी रिवर जो है ये इसको बिहार का शोक रिवर भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये इसके कारण जो है बिहार में हर साल जो है बाढ़ की स्थिति आती है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो लुम्बिनी। लुम्बिनी का ऐतिहासिक महत्व ये है कि ये गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक चीज़ और आप यहाँ से देख सकते, जो तराई है, तराई जो होता है वो हिमालय के जो है लोअर हिल वाला एरिया होता है, जो कि काफ़ी उपजाऊ होती है। यहाँ की मिट्टी बहुत फर्टाइल एरिया माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित वुमेन प्रीमियर लीग के नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है अभी जो है दीप्ति शर्मा। ये अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था इसमें काफ़ी ये चर्चा में थी। तो 2026 की नीलामी अभी दिल्ली में हुई है वुमेन प्रीमियर लीग के लिए। तो इन जो टॉप प्लेयर बनी है, जिनको सबसे ज़्यादा महंगे दाम में खरीदा गया, वो है दीप्ति शर्मा, जिसको खरीदा गया यूपी वॉरियर के लिए 3.2 करोड़ में। दूसरी बनी है एमिलिया केर, मुंबई इंडियंस की, 3 करोड़ में खरीदा गया। शिखा पांडे जो है 3rd नंबर की है, यूपी वॉरियर ने खरीदा 2.4 करोड़ में। सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी अगर बात करें, बस इंडियन की बात करें तो कौन है? 1st नंबर पे दीप्ति शर्मा है, 2nd पे शिखा पांडे है, दोनों यूपी वॉरियर के लिए। विदेशी खिलाड़ियों की बात करें तो 1st नंबर पे जो है एमिलिया केर, जो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है न्यूजीलैंड से है, इनको खरीदा मुंबई इंडियंस ने। और 2nd नंबर पे सोफी डिवाइन, ये भी न्यूजीलैंड से, इनको खरीदा है गुजरात जॉइंट्स में। तो अगर वुमेन प्रीमियर लीग के इतिहास की बात करें कि अब तक जो है जो प्लेयर को खरीदा गया है सबसे महंगे प्लेयर, उसमें 1st नंबर पे स्मृति मंधाना आती हैं आरसीबी के लिए। और अभी जो है दीप्ति शर्मा जो खरीदी गई हैं वो 2nd नंबर पे आती हैं यूपी वॉरियर के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित 44th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, जिसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, उनमें किनके द्वारा गोल्ड जीता गया है? तो पहले आप इसके बारे में देखिए। तो ये 44 इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ था। इसमें जो पार्टनर स्टेट थे वो थे बिहार, सॉरी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये आपके पार्टनर स्टेट है। और फोकस स्टेट कौन था? झारखंड। ठीक है। और इस बार की थीम थी एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है। तो इसमें जो गोल्ड जीता गया है वो जीता गया ओवरऑल में उड़ीसा का। ठीक है। और राजस्थान के द्वारा भी जीता गया है ये पार्टनर स्टेट में। थाईलैंड को जो है विदेशी जो फॉरेन कंट्री है उससे कैटेगरी में। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा भी जीता गया है मंत्रालय की श्रेणी में। तो ये सभी को अभी ये गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है। तो इसका हम डिटेल में देख लेते हैं। ये तो मैंने ये आपको बताया, उड़ीसा, राजस्थान, थाईलैंड और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को तो गोल्ड मेडल मिला ही। स्टेट यूटी मतलब ओवरऑल डिस्प्ले में देखें तो गोल्ड मेडल मिला है उड़ीसा को, सिल्वर मेडल मिला है मध्य प्रदेश को, ब्रॉन्ज मेडल पुदुचेरी को। इसके अलावा दिल्ली, गोवा और कर्नाटक को भी सराहना की गई है, मेडल दिए गए हैं, मतलब सराहना की गई है। पार्टनर स्टेट, जो 4 पार्टनर स्टेट थे कौन थे? बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। उसमें जो है टॉप पे है राजस्थान को गोल्ड मेडल मिला है, सिल्वर मेडल बिहार को मिला है और ब्रॉन्ज मेडल जो है उत्तर प्रदेश को मिला है। ठीक है। फोकस स्टेट जो है था कौन था? झारखंड। तो झारखंड को भी गोल्ड मेडल मिला है। अगर स्वच्छ पवेलियन श्रेणी में देखें तो हरियाणा जो है, अगर जो है स्वच्छता पवेलियन में देखें तो हरियाणा जो है ये आपका फर्स्ट पे आता है, इसको इसको गोल्ड मेडल मिला है। 2nd पे जो है आता है पंजाब है। और जो 3rd पे है वो है आसाम। ठीक है। विदेशी सहयोगी देशों में देखें तो 1st नंबर पे है थाईलैंड, 2nd नंबर पे है ईरान और 3rd नंबर पे है दुबई। ठीक है। फूड स्टॉल की कैटेगरी में देखें तो बंसल फूड एंड बेवरेज को जो है गोल्ड मिला है, रोहिल्ला फूड को सिल्वर मिला है और दाना पानी को जो है 3rd मिला है। मंत्रालयों की श्रेणी में देखें तो रक्षा मंत्रालय 1st नंबर पे रही है, 2nd नंबर पे खनन मंत्रालय रहा है और 3rd नंबर पे रेल मंत्रालय रहा है, ये मंत्रालय के श्रेणी में। ठीक है। अगर पीएसयू के सेक्टर में देखें तो पीएसयू के सेक्टर में 1st नंबर पे जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रहा है। ठीक है। 2nd नंबर पे नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन रहा है और 3rd नंबर पे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रहा है। ठीक है। तो आपको जो है मेन याद होना चाहिए, ओवरऑल तो उड़ीसा ये याद होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर विदेशी में बात करें थाईलैंड याद होना चाहिए। और जो है पार्टनर स्टेट कौन कौन थे उस कैटेगरी में राजस्थान, मंत्रालय के श्रेणी में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टारगेट से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा जो है 2047 तक 7000 किलोमीटर यात्री कॉरिडोर विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा अगले 10 साल में टेलीकॉम सेक्टर को भारत के जीडीपी का 20% करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भारत को कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य 2027 रखा गया है। केंद्र सरकार द्वारा जो है रेबीज मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। इसके अलावा 2030 का लक्ष्य रखा गया है केंद्रीय परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कि सड़क हादसों को 50% तक कम करना है। 2030 का लक्ष्य रखा गया है इसरो के द्वारा मंगलयान मिशन 2 के लिए। इसके अलावा 2030 का लक्ष्य रखा गया है भारत के द्वारा कि वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 8% होने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। इसके अलावा 2026 से हम देखें तो 2026 मार्च का लक्ष्य रखा गया है नक्सलाइट फ्री इंडिया का। 2026 का लक्ष्य रखा गया पूरे देश में एसआईआर का परीक्षण जो टारगेट है वो पूरा कर लिया जाएगा। 2000 जो है 26 का लक्ष्य रखा गया है कि देश का पहला मानव युक्त समुद्र मिशन समुद्रयान लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो है जो 2035 का देखें तो 2035 तक जो नौसेना प्रमुख 200 से अधिक पनडुब्बी और जहाज का संचालन का लक्ष्य रखा गया है। 2035 का लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी द्वारा 1835 में जो शुरू हुआ मैकॉले मिनट्स अभियान है उसको खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा जो है पंचायत 2035 का लक्ष्य और रखा गया केंद्र सरकार के द्वारा कि ई पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 के तहत देश में जो है ई पासपोर्ट जो है 2035 तक पूरी तरीके से लागू कर लिया जाएगा। इसके अलावा 2030 का लक्ष्य रखा गया पंचायत राज मंत्रालय के द्वारा कि पूरे देश में जियो स्पेशियल प्लानिंग जो है वो शुरू कर दिया जाएगा या उसको खत्म मतलब उसको पूरा करने का टारगेट जो है 2030 रखा गया है। तो ये था आज की इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बीच में जो थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई है क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। थैंक यू सो मच।